मत संख्या 1 नत्थी का माननीय श्री त्रिभुवन दत्त। माननीय अध्यक्ष जी, आपने गरीबों से जुड़े हुए विषय पर मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। मानवर मैंने प्रश्न किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को जो आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जो धनराशि मानवर आज के मूल्य भाव से बहुत कम है। इसका मूल्य निर्धारण मानवर 10 वर्ष पूर्व किया गया था, जबकि आज वर्तमान समय में 10 वर्ष के बाद ईंट का दाम जो 10 वर्ष पूर्व 4000 प्रति हज़ार था, आज वो 8000 रुपया प्रति हज़ार है। सीमेंट का दाम 10 वर्ष पूर्व 300 रुपया प्रति बोरी थी, आज वर्तमान में 450 रुपया प्रति बोरी है। मोरंग का दाम 10 वर्ष पूर्व 30 रुपया प्रति घन फुट था, वर्तमान समय में 70 रुपया प्रति घन फुट है। मिट्टी का दाम 10 वर्ष पूर्व 40 रुपया प्रति घन फुट था, आज 70 रुपया है। सरिया का दाम 10 वर्ष पूर्व 3200 रुपये प्रति कुंटल था, वर्तमान समय में 6200 रुपया प्रति कुंटल है। इसी तरह से मानो राजगीर मिस्त्री की मजदूरी 10 वर्ष पहले 350 रुपये थी, आज 700 रुपये है। लेबर की मजदूरी 10 वर्ष पहले 200 रुपये थी, वर्तमान समय में 400 रुपये है। मानो इस बढ़े हुए दाम में किसी गरीब आदमी के लिए आवास बनाना बड़ा मुश्किल काम माने होता है। और इतना ही नहीं, मानो एक विसंगति और है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को दिए जाने वाले प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री आवास में मिलने वाली धनराशि सामग्री मद में जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं उनको 1,20,000 रुपये और मजदूरी मद में मानव 30,000 रुपये मिलता है। संपूर्ण धनराशि 1.5 लाख रुपये मिलती है, जबकि वहीं पर मानवर शहरी क्षेत्र के लिए धनराशि सामग्री मद में 2 लाख रुपये और मजदूरी मद में मानवर 50,000 रुपये निर्धारित है। जबकि निर्माण में जो प्रयुक्त होने वाली सीमेंट, सरिया, मिट्टी, गिट्टी, बालू का अन्य सामग्री है मानवर उसके दाम लगभग समान हैं अथवा ग्रामीण क्षेत्र में लगभग बराबर होता है। इसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्ति सरकार से मिलने वाली अल्प धनराशि में आवास का निर्माण पूर्ण नहीं कर पाते हैं, परंतु अधिकारियों के दबाव के चलते निर्माण कार्य की बद्धता को देखते हुए या तो वो सूदखोरों के चंगुल में मानवर फंसते हैं या तो फिर बची खुची ज़मीन बेच करके या पैतृक संपत्ति बेच करके मानव उसको किसी तरह से पूरा करने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कहना है कि शेड्यूल्ड ऑपरेट उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग इसका तय करता है। मानवर मेरा अनुपूरक है कि जिनका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं है धन के अभाव में, क्या ये सरकार उनका निर्माण कार्य उपयुक्त धनराशि देकर के पूर्ण कराने का काम करेगी। दूसरा अनुपूरक मेरा मानवर यह है कि जिन्होंने आवास पूरा नहीं किया उनके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई होती है, वसूली की कार्रवाई होती है। मानवर मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये सरकार गरीबों के प्रति इतना न्याय दिलाने का काम करती है तो क्या उनकी रिकवरी को रोकने का काम करेगी। और तीसरा अनुपूरक मानवर यह है कि क्या सरकार जो शेड्यूल्ड ऑफ रेट का निर्माण लोक निर्माण विभाग से कराती है, तो क्या जो धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपया मिलता है, क्या लोक निर्माण विभाग के लोग 1.5 लाख रुपए में आवासीय सुविधा बना करके गरीबों को मुहैया कराने का काम करेंगे। ये 3 अनुपूरक मानवर हैं, इसका जवाब धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों द्वारा विभिन्न प्रकार श्रेणी के आवासों के निर्माण हेतु व्यय अनुमान उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग से प्रचलित विशिष्टियों एवं जनपदवार निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट्स के आधार पर तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन कार्यों हेतु केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन कुर्सी क्षेत्रफल दरों, शेड्यूल ऑफ रेट्स, DISR विशिष्टियों एवं दर विश्लेषण को अंगीकृत करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या 200। ये तो आप पढ़ चुके हैं, जो अनुपूरक है उसका उत्तर दीजिए मंत्री जी। जी माननीय, ये तो बहुत पीछे निकल चुका है, वो तो आपने जो दिया वो तो उन्होंने पढ़ लिया, जो अनुपूरक पूछा उसका उत्तर दीजिए।
ये तो पड़ा हुआ मान लिया गया, सबके पास है। माननीय अध्यक्ष हाँ, जी, आप उसके जो अनुपूरक कहेगा उसके ऊपर उत्तर दीजिए। तय करने का एक सिस्टम है, हाँ, वो बताइए। उसमें माननीय अध्यक्ष जी निदेशक योजना अनुश्रवण एवं मूल प्रबंधन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम के प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रतिनिधि एवं अधीक्षण अभियंता, 10वीं वृत्त भवन वृत्त 17वां वृत्त के अतिरिक्त अनुसक्षण खंडों के अधिशासी अभियंतागण उपस्थित होकर नियम रेट तय करते हैं मानवर, और उन रेट तय करने के आधार पर ही हम आवास को देने का काम करते हैं। जो शेड्यूल रेट 10 वर्ष था उसको बढ़ाने का काम नियमानुसार किया जाता है। अधिशासी अभियंता इंजीनियरिंग की एक कमेटी बनती है, उसके अनुसार तय करते हैं। मानवर जो गरीबों की बात है, गरीबों को सरकार आवास फ्री देने का काम करती है, और शेड्यूल रेट की जो बात माननीय सदस्य ने कही है उसमें 30/2/2014 को कुर्सी क्षेत्रफल दर सूची के अनुसार लखनऊ में आवासीय भवन का मूल निर्माण 13,700 वर्ग फीट था, और अब इसको बढ़ाकर 18,866 किया गया प्रति वर्ग मीटर। तो इस तरीके से मानवर मूल्य निर्धारण हर जिले में विभाग के अनुसार तय किए जाते हैं, अलग अलग तय होते हैं। तो इसमें जो गरीबों की बात आई है, सरकार गरीबों को आवास फ्री बना के देने का काम करती है। जो 10 साल पहले के रेट की बात माननीय सदस्य ने कही है, उन रेटों को निर्धारित करने के लिए जो कमी आती है, तो जो अपर क्लास के लोगों से जो पैसा ज़्यादा वसूल किया जाता है, उन गरीबों को आवंटित कर दिया जाता है। नहीं, आपके सवाल का ही उत्तर आया। नहीं, मेरे नहीं आया होता तो मैं मंत्री जी को कहता कि आपके सवाल का उत्तर नहीं है। आपने शेड्यूल ऑफ रेट की बात करी है, तो उन्होंने बताया कि हर जिले के हिसाब से अब लखनऊ में जो रेट है वो अलग होगा, किसी छोटे जिले में वो सामग्री का अलग। उन्होंने लखनऊ में बताया कि 13,000 से बढ़ा के 18,000 रुपये कर दिया। तो वो आपकी बात का पूरा जवाब मंत्री जी ने दिया। साथ में उन्होंने कहा कि गरीबों को अलग से मुफ्त मकान देते हैं, और इनके लिए समय समय के ऊपर जो शेड्यूल ऑफ रेट की जो कमेटी बनाई है, जिसमें उन्होंने सबका नाम लिया है, सारे विभागों के अभियंताओं का, वो सब मिलाकर उसका रेट तय करते हैं। उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या नथी खा प्रश्न संख्या 1 अन्य प्रधान। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का मौका दिया। इस बात से आप हम सभी वाकिफ हैं कि आज पूरे प्रदेश में बिजली ने प्रदेश के लोगों का सुकून और रातों की नींद छीन ली है। गाँव है और शहर, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, 8 से 10 घंटा से ज़्यादा बिजली की आपूर्ति नहीं मिल पा रही। फसलें सूख रही हैं, पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है, जनता बीमार हो रही है। ये बिजली विभाग जब बिजली के बिल जमा करना होता है तो पूरे गांव में शहर में भोंपू लगा लगा कर खूब प्रचार करते हैं कि बिजली एक मुफ्त समाधान योजना आ गई, ये आ गई, वो आ गई। आज पूरे प्रदेश की जनता परेशान है, ना तो सरकार ध्यान दे रही है और ना इनका विभाग ध्यान दे रहा है। मानवर जो ट्रांसफार्मर है वो 15 दिन में तो बदले जाते हैं, और जब बदल कर रखते नहीं हैं कि सवेरे तक में वो फिर टूट जाते हैं। इस तरह के विभाग हमारे चित्रकूट में 200 किसानों के निजी ट्यूबवेल का पैसा जमा है, आज तक उनका सामान नहीं दे पाए। हम विधायक निधि से पैसा देते हैं, वो भी ट्रांसफार्मर और विद्युत उपकरण ये नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँ माननीय मंत्री जी से कि ये नहीं पूछिए। जी सर, उसी पे आ रहा हूँ सर, कि अगर माननीय मंत्री जी आज प्रदेश के किसी गाँव चले जाएँ और अगर जनता जान जाए कि ऊर्जा मंत्री हैं, तो मैं सच्चाई पूरा कहना चाहता हूँ कि गांव के लोग इनको गांव से बाहर नहीं जाने देंगे, बैठा लेंगे। ये स्थिति है पूरे प्रदेश में, इतना गुस्सा है पूरे प्रदेश की जनता में। तो मेरा जो मानव अनुपूरक है, पहला, समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों को 66% की छूट मिलती थी, सरकार ने उसको बंद करने का काम किया। ये बोलोगे तो फिर वो उत्तर देंगे कि उस समय क्या था, फिर पूरा मानते हो। मानवर, मेरा जो पहला अनुपूरक है, जो मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 19,503 गाँव में विद्युतीकरण के लिए सरकार ने बजट जारी किया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो सूची पटल पर रख दे, हमको उपलब्ध करा दे कि हमारे जनपद में किन किन गाँव में विद्युतीकरण होना है। और मेरा जो दूसरा है सर कि बुंदेलखंड में निजी ट्यूबवेल के किसानों को पहले 66% की छूट मिलती थी, उस छूट को देने पर आप विचार करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे यहाँ या पूरे प्रदेश में सर जो ट्रांसफार्मर, सबसे महत्वपूर्ण एक तो विद्युत कटौती है, और दूसरा सर ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता। आता है ट्रांसफार्मर 10 दिन में आता है, फिर तुरंत रखेंगे तो खराब हो जाए। तो मेरा जो तीसरा है कि जो 10 घर के पूर्वे हैं,
उनको आप विद्युतीकरण से कार्य से जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो कब तक जोड़ेंगे, उसका विवरण देने का काम करें। और मेरे चित्रकूट में एक मारकुंडी, गुरेटनपुर, लमियारी में 3-4 जगहों विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना क्या विचार करेंगे कि नहीं करें? धन्यवाद। माननीय श्री प्रभु नारायण सिंह जी यादव। आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर क्वेश्चन पूछने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है 19,503 मजरों का विद्युतीकरण का कार्य 2024 में स्वीकृत किया गया है। तो माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं, क्या ये 19,503 गाँव की सूची उपलब्ध कराएंगे? साथ ही साथ जिन मजरों को आपने चिन्हित किया है, क्या किसी निश्चित सीमा में इनका विद्युतीकरण कराने का काम करेंगे? दूसरी चीज़, पूरे प्रदेश में बिजली कटौती का संकट है। अभी परसों माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे नियम 56 की सूचना पर कि हमारे पास बहुत इफरात बिजली है, हम दूसरे देशों प्रदेशों को बिजली देने के लिए तैयार हैं। तो आखिर इतना इफरात बिजली होने के बाद भी गंभीर बिजली कटौती बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में होने का काम कर रही है। तो क्या किसान हित में, जनहित में इन कटौती को मुक्त करने का काम करेंगे? दूसरा, पूरे प्रदेश में लो वोल्टेज की बड़ी समस्या है। लो वोल्टेज के कारण ना तो पंप कैनाल चल पा रहे हैं, ना तो राजकीय नलकूप चल पा रहे हैं, ना तो निजी नलकूप चल पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस लो वोल्टेज की समस्या से पूरे प्रदेश को निजात दिलाने का काम करेंगे? दूसरा, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए सरकार की घोषणा है कि 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिए जाएंगे, लेकिन 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर, इस समय बरसात की बड़ी क्राइसिस है, उसके बाद भी 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते। क्या ये सरकार के घोषणा, मंत्री जी के घोषणा के अनुरूप ट्रांसफर नहीं बदले जा रहे हैं? तो किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करके इनको दंडित करने का काम करेंगे? एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ये ट्रांसफार्मर जलते हैं मान्यवर, तो ट्रांसफार्मर जब लगाए जाते हैं देर सवेर, कुछ ऐसे स्थिति में आ जाते हैं वर्कशॉप से ट्रांसफार्मर जो खंभे पे चढ़ाए जाते हैं अब तुरंत जल जाते हैं, कहीं तेल लीकेज का, कहीं ट्रांसफार्मर खराब का। तो क्या ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन अधिकारियों को दंडित करने का भी काम करेंगे? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री ये 2-4 माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न जो था विद्युतीकरण पे था, उसका जवाब भी दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि सामने के माननीय सदस्य को यह आभास हो गया कि ये तो गलत प्रश्न पूछा गया है। उसके कारण में मैं आऊँगा क्यों उनको ऐसा लगा होगा, इसलिए विद्युत कटौती वही फिर से जो बात हो चुकी है उसी बात पे घूम फिर के फिर से आए हैं। तो इसलिए मैं भी शुरुआत विद्युत कटौती से ही करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, जो कि प्रश्न का मूल ये नहीं था। कल जो रात पूछा उसी पे दीजिए। कल रात की परिस्थिति जो पूछा उसी पर बताइए। हाँ जी, कल नहीं, विद्युत कटौती की बात हुई है माननीय, वही उसी को। कल रात की परिस्थिति मैं अक्षरशः माननीय सदन के ध्यान पे लाना चाहूँगा। कल रात का जो पीक डिमांड थी वो 29,680 मेगावाट थी माननीय अध्यक्ष जी। इतनी डिमांड, लगभग 30,000 मेगावाट की डिमांड उत्तर प्रदेश के विद्युत तंत्र ने रात को मीट किया है, जो आप आज तक न उत्तर प्रदेश में कभी मीट हुई है और न ही पूरे देश के किसी राज्य के द्वारा मीट की गई। और ये भी विपरीत परिस्थितियों में वर्तमान में माननीय अध्यक्ष जी, जो कोयला आता है खदानों से, खुले रेकों में आता है, बरसात होती है जब भीग जाता है, तो उसके चलते हमारे कई पावर प्लांट जो है भीगे हुए कोयले का उपयोग करने की वजह से ट्रिप हो जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में आंधी, पानी, बरसात के समय में हमारे जो ट्रांसफार्मर हैं, हमारे जो विद्युत का तंत्र है, उसमें जलने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। विपरीत परिस्थितियों में जहाँ आंधी पानी
के चलते हमारे कई सब स्टेशन पानी में या तो डूबे हुए हैं या कई खंभे हमारे बरसात के। तो इन सारी विपरीत परिस्थितियों में भी हमने राज्य में सबसे ज़्यादा बिजली देने का, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली देने का हमने काम किया है। दूसरी बात ये बार बार होती है, 15 दिन ट्रांसफार्मर, 15 दिन। आपने कभी 1-2 ट्रांसफार्मर हमको बताइए तो कि कहाँ 15 दिन लगा है। और मैं आपको वादा करता हूँ, अरे सुनिए तो, अरे आप ही की बात कह रहे हैं, अरे आप मेरी उसी बात, आप ही की बात कह रहे हैं। देखिए मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अरे आप ही की बात नहीं, गलत बात, आप ही की बात कह रहे हैं, वो आप ही की बात कह रहे हैं कि 15 दिन वाला दिक्कत है, उसकी जांच कराएंगे। बात मिलेगी, अगर हमें कहीं स्पेसिफिक बात मिलेगी कि यहाँ 15 दिन लगा है, यहाँ समय मर्यादा से ज्यादा समय लगा है, या जो एक औचित्यपूर्ण समय होता है उससे ज्यादा लगा है, निश्चित रूप से उन कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपने अब रही बात माननीय अध्यक्ष जी मूल प्रश्न की, जो विद्युतीकरण पे है। विद्युतीकरण में मैं क्यों कहा कि इनको पूछने के बाद लगा होगा, जब इनकी सरकार थी माननीय अध्यक्ष जी 2017 में, सुन लीजिए, तो तब से लेकर के मैं वही कह रहा हूँ, मैं पहले ही कहा कि आपको लग गया कि आपने गलत सवाल पूछ दिया है। मैंने पहले ही कहा, मैंने अध्यक्ष जी पहले ही कहा। नहीं, आज एक सेकंड बैठो मंत्री जी, एक सेकंड मंत्री जी एक सेकंड बैठो। ये बात, ये देखिए, ये बात आप जो कही है माननीय पहले प्रश्न के जो जिनको बोलने के दिया श्री अनिल प्रधान जी ने अपना शुरू इससे किया कि समाजवादी पार्टी के टाइम इन्होंने शुरुआत वहां से करी, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। आपने कहा पहला शब्द ये था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या क्या था, आपने शुरुआत वहां से करी, तो जब पूछा तो उत्तर भी ले लो ना, बोलिए। अरे आप ही ने पूछा, आपका पहला प्रश्न, बैठिए। चित्रकूट में 24 घंटा लाइट मिलती है। अरे आपने बोला ना, तो आपने बोला किसानों को बैठिए, बैठ जाओ अनिल प्रधान बैठिए। विद्युतीकरण पे सुनिए, मैं तो यही कह रहा हूँ। अरे बैठो, आपने जब छोड़ा था तो उसके बाद 1,21,000 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। आप उनको बिजली देते नहीं थे, खंभे नहीं थे, लाइट नहीं जाती थी। और उसके बाद मैंने बताया, आपने पूछा भी कि उसके बाद भी कुछ मजरे रह गए हैं, जिनका वर्तमान में, इस वर्तमान समय में हम लोगों ने सर्वे किया है 19,530, जिसका जवाब मैंने दिया है। आपने पूछा कि उसकी लिस्ट उपलब्ध करा दीजिए, मैं उस लिस्ट उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन अभी मोटी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल के क्षेत्र में, पूर्वांचल विद्युत निगम क्षेत्र में मजरों की जो 19,503 है, उसमें से 8,114 मजरे जो आपने छोड़े थे, उसको हम अब करने जा रहे हैं। मध्यांचल में जो आपने छोड़े थे, ऐसे 8,804 मजरों का विद्युतीकरण हम अब करने जा रहे हैं। दक्षिणांचल क्षेत्र में जो बुंदेलखंड की आप बड़ी चिंता कर रहे थे, वहाँ हजारों गांव मजरे जो है अविद्युतीकृत थे, जो पहले भी हो गए भाजपा सरकार में, और अब जो बचे हैं 2,585 मजरे जो है दक्षिणांचल में, अब विद्युतीकरण का काम हमने शुरू किया है। 917 करोड़ रुपए के खर्च से माननीय अध्यक्ष जी हम विद्युतीकरण करने जा रहे हैं। और 2026 में समय मर्यादा ये पूछा, माननीय सदस्य ने पूछा था, 2026 में हम इस कार्य को पूरा करने का आशा रखते हैं। एक और सवाल, एक और बात माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन के लिए, पूरे सदन की जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, कि ये जो अविद्युतीकृत के लगभग 1.5 लाख मजरे आप लोगों ने छोड़े थे, वो तो हम पूरा कर ही रहे हैं। लेकिन साथ में माननीय अध्यक्ष जी, इस राज्य में सैकड़ों ऐसी जगह हैं जहां सामान्य रूप से विद्युतीकरण संभव नहीं है। बनी प्रदेश है, जंगल में है, पहाड़ों पे है, नदियों के बीच में है, जहां खंभे उखड़ जाते हैं। ऐसे ये बात तो आपके ध्यान में आई ही नहीं, आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी जगह है जहां बिजली पहुंचाने की आवश्यकता है। ऐसी जगहों पर भी माननीय अध्यक्ष जी हम लोग विद्युतीकरण करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे 1 नहीं 2 नहीं, सैकड़ों ऐसी जगहों का विद्युतीकरण करने का हम लोगों ने काम जो है लिया हुआ है, जिन पर पावर बैंक लगा करके सोलर की व्यवस्था करके धन्यवाद माननीय विद्युतीकरण मंत्री जी।
धन्यवाद माननीय मंत्री। और थैंक यू सर, उसकी भी थैंक यू सर, धन्यवाद। अब अगला प्रश्न लेते हैं, अब अगला प्रश्न लेते हैं। माननीय मंत्री जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपने सोचा भी नहीं था, आपको सपने में भी नहीं आया था। चलिए, अगला प्रश्न श्री राम सिंह पटेल। एक सवाल, माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक छोटा सा माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मजरे तो आप ऊर्जित करते जा रहे हैं, क्या बिजली दे पाएंगे कि नहीं, ये तो आपके सोच की विषय है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि पूरे सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन हमने किया, फिर कटौती का कारण क्या? फिर आप कैसे कटौती करते हैं? ये या तो जितनी हमारी, ये भी बता दें हमारी कितनी आवश्यकता है 24 घंटे बिजली के लिए, और आप कितना उत्पादन कर रहे हैं। वो बताया ना 29,000 कितना कल ये बात रात को था। पहले भी हो चुकी है इस सदन में। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य को की जनता को जितनी बिजली की आवश्यकता होगी, मैं पिछली बार पूरा आंकड़ा में पढ़ना नहीं चाहता, है हमारे पास, लेकिन मैंने बताया था कि ओबरा डी में 800 के 2 प्लांट हम लगा रहे हैं, अनपरा में 800 के 2 प्लांट हम लगाने जा रहे हैं, मेजा में 800 के 3 प्लांट हम लगाने जा रहे हैं। साथ ही हमने सौर ऊर्जा की बहुत बड़ी क्षमता जो है अनुबंधित की है उसका पाइपलाइन में। तो यही तो बताया था हमने, और क्या जानना चाहते हैं आप? अदनोरा ये बता दीजिए। मैं आपको रात का ही मैं बता दूं, इतना हल्ला मचने के बावजूद मैं रात का फिगर दे रहा हूं, आप चाहेंगे आप दे चुके हैं, 29,000 अभी आपने बताया था। रात की माननीय अध्यक्ष जी 29,000 आपने बताया कल रात की, जिसको अनरेस्ट्रिक्टेड डिमांड कहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी, जिसको अनरेस्ट्रिक्टेड डिमांड कहते हैं, सुन लीजिए, जो अनरेस्ट्रिक्टेड डिमांड जो कहते हैं माननीय अध्यक्ष जी, वो थी, सुन लीजिए माननीय सदस्य, अरे आप बता दीजिए, माननीय सदस्य सुन लीजिए, अरे सुनो, जिसको अनरेस्ट्रिक्टेड डिमांड कहते हैं वो हमारी थी 30,940 मेगावाट, जो जनता की मांग। चलिए, धन्यवाद। और जैसा मैंने कहा कि हमने जो दिया है वो है 29,600 दिए, मतलब जो हमने नहीं दिया है वो मात्र उसका 2-3% होता है, और उसमें भी बरसात एक कारण है, कोयला भीगा हुआ आ रहा है वो एक कारण है, मैंने बताया विभिन्न कारण पूरी की पूरी सप्लाई जितनी चाहिए उतनी राज्य की जनता को दी जा रही है। श्री राम सिंह पटेल, नियम माननीय अध्यक्ष जी, नियम 49 के अंतर्गत आधे घंटे की इस पर आप चर्चा करा देते कोई समय निकालकर, पूरी बात स्पष्ट हो जाती है। श्री राम सिंह, अरे तुम्हारा नाम आ गया, बहुत वहाँ की चित्रकूट में भिजवा देंगे। लाइक धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं अपने प्रश्न के अनुक्रम में माननीय मंत्री जी से 3 अनुपूरक पूछना चाहता हूँ। पहला, क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जिन बीपीएल परिवारों को सौभाग्य योजना में कनेक्शन दिया गया, उन्हें विद्युत बिल में 100% छूट देने पर विचार करेंगे? दूसरा, क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जिन बीपीएल परिवारों ने अन्यत्र योजनाओं से विद्युत कनेक्शन लिए थे, उनके बकाये बिल को माफ़ करने पर भी विचार करेंगे? और तीसरा है मेरा, क्या मंत्री जी बताएंगे कि क्या बीपीएल कार्ड धारकों के 100 यूनिट विद्युत उपभोग की छूट का मानक 100 से बढ़ाकर 200 यूनिट करने पर विचार करेंगे? और साथ में एक चीज़ और छोटा सा मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, हम लोगों द्वारा जो विधायक निधि द्वारा जो कार्ड दी जाते बिजली विभाग में, उसके कनेक्शन का हम लोगों से 7,000 रुपये जमा करवा लिया जाता तत्काल, लेकिन कनेक्शन बहुत लंबे समय तक नहीं उन जगह पर मिल पाता है। तो इस पर जरूर आप थोड़ा ध्यान रखें। मंत्री जी देखिए, उन्होंने शुरुआत 1, 2, 3 करी, आप भी 1, 2, 3 उत्तर देके खत्म कर। माननीय अध्यक्ष जी, जो 1 था, हाँ बस वो ये था कि क्या 100% छूट देने का काम सरकार करेगी। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी 53% की छूट हम लोग दे रहे हैं, राज्य सरकार दे रही है,
लाइफ लाइन कंज्यूमर जो है या बीपीएल कार्ड के जो धारक हैं। और ये छूट जो है माननीय अध्यक्ष जी, जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज जो है 110 रुपये होता है, उसकी जगह हम 50% से भी कम लेते हैं, 50 रुपया लेते हैं। और जो एनर्जी चार्ज होता है उसकी सामान्य रूप से कीमत जो है 6 रुपया 50 पैसे आती है, उसकी जगह 3 रुपया लिया जाता है। और ये बहुत लंबे समय से राज्य के गरीब बीपीएल कार्ड धारकों को या गरीबों को, लाइफ लाइन कंज्यूमर को लगभग 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ 60 लाख लोगों को ये लाभ दिया जा रहा है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूँगा, इन्होंने दूसरा प्रश्न कहा कि क्या 100 यूनिट को बढ़ा करके, तीसरा प्रश्न आपका था, क्या 100 यूनिट को बढ़ा करके 300 यूनिट किया जाएगा? इन दोनों 200 किया जाएगा। आपके जानकारी के लिए, माननीय सदन की जानकारी के लिए, हमारा जो लाइफ लाइन कंज्यूमर की जो परिभाषा है, 100 यूनिट तक जलाने वालों को, 100 यूनिट का उपयोग करने वालों को हम लाइफ लाइन कंज्यूमर मान के चल रहे हैं। बाकी अन्य राज्यों में जो स्थिति है उसकी मैं आपको जानकारी दे दूं। गुजरात में 50 यूनिट, राजस्थान में 50 यूनिट, महाराष्ट्र में 30 यूनिट, मध्य प्रदेश में 30 यूनिट, उड़ीसा में 30 यूनिट, हिमाचल प्रदेश में 60 यूनिट। और इस प्रकार हमारी जो व्यवस्था है बहुत ही उदार है। 100 यूनिट तक फ्री, 100 यूनिट तक जो है फ्री देने की व्यवस्था है। और दूसरी बात सुनिए कि हम उन राज्यों में हैं जो यूनिट पे, प्रति यूनिट पे सबसे ज्यादा सब्सिडी, सबसे ज्यादा छूट दे रहा है। बहुत अच्छा। हमारा 3 रुपया, जैसा मैंने कहा, 3.5 जो ये पूछा नहीं 3 रुपया लेते हैं। वही जो है मध्य प्रदेश खाली 30 यूनिट देता है छूट और उसमें लेता है 3 रुपया 34 पैसा। इसी प्रकार राजस्थान जो है खाली 50 यूनिट की छूट देता है और लेता है उपभोक्ता से 3 रुपया 50 पैसा। चलिए, धन्यवाद। देखिए, इससे अच्छा उत्तर और क्वेश्चन नहीं हो सकता। गरीबों, बीपीएल कार्ड धारकों को ऑलरेडी बहुत बड़ी राहत दे रहा है। और दूसरी बात सुन लीजिए, अरे जो पूछा वो बताओ। अरे 2017 से पहले, माननीय अध्यक्ष जी, 2017 से पहले ये छूट सिर्फ शहरी विस्तार में दी जाती थी। सुन लीजिए, आपको काम की चीज है। 2017 से पहले छूट खाली शहरी विस्तार में दी जाती थी। भाजपा सरकार ने 30 नवंबर 2017 से शहरी के साथ ग्रामीण इलाके में भी ये छूट देने का निर्णय लिया। 2022-23 में आपने सीधा आदेश दिया और 23-24 में 5,792 करोड़ आपने सीधा पीठ से आदेश दिया था, आपने आदेश दिया था कि 3 क्वेश्चन किए हैं, उनके तीनों के सीधे जवाब दे दीजिए। और यहाँ से लेकर गुजरात यानी कि देश के इस बॉर्डर से लेकर उस बॉर्डर तक की सारी कहानी कर दी, लेकिन सब बिजली मिल नहीं रही। सामने सदस्य जिसने क्वेश्चन किया वो कह रहा हम संतुष्ट थे, तुम पूरे हिंदुस्तान का नक्शा मत खींचो, ये प्रश्नों को संतुष्ट हो गए से अच्छी बात आ जाए और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दे जवाब दे। शेतुल प्रधान, ये व्यवस्था मनीष बोलो आप। मानी श्री अतुल प्रधान, ये आप लोग वहीं क्यों नहीं तय कर लेते? चाचा भतीजा यहाँ आते हो? नहीं सर, ऐसे नहीं है सर, वो बहुत